Hello dear students, today we are going to discuss a case study on the topic of financial management which was founded in the question paper of CBSE 2017. Let's start it. सोमनाथ लिमिटेड इज engaged in the business of export of garments. ये क्या बोल रहा है कि सोमनाथ लिमिटेड कोई कंपनी है जो किस में एंगेज्ड है, गारमेंट्स के बिजनेस में लगी हुई है, एक्सपोर्ट करती है. इन द पास्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैड बीन अप टू द एक्सपेक्टेशन. पास्ट में कंपनी की परफॉर्मेंस जो रही है वो एक्सपेक्टेशंस तक, जो भी उम्मीदें कंपनी ने की थी वो सब कुछ उसने फुलफिल किया है, मतलब उस पर खड़ी उतरी है. इन लाइन विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द कंपनी डिसाइडेड टू अपग्रेड इट्स मशीनरी. मतलब क्या कि टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट डे टू डे हो रही है, तो उसी के साथ वो करने के लिए कंपनी ने क्या किया, अपनी मशीनरी वगैरह को अपग्रेड करने की सोची. तो इसके लिए फाइनेंस मैनेजर डालमिया उसने क्या स्टार्ट किया, उसने एस्टिमेट की कि कितनी अमाउंट की हमें क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी और किस टाइमिंग पे रिक्वायरमेंट होगी. मतलब आज होगी, 6 महीने बाद होगी, 1 साल के बाद होगी, या मतलब किस किस टाइम पे, आज भी होगी, फिर 6 महीने बाद फिर इतनी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी. वो सब कुछ उसने डिस्कस किया, एस्टिमेट किया. ये हेल्प करेगी कंपनी को क्या करने में, कि इसका इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अब न्यू मशीनरी वगैरह वो खरीदेंगे तो क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगी. और फाइनेंसिंग डिसीजन किससे रिलेटेड है, कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट करते हो तो उसके लिए पैसा कहाँ से कलेक्ट करोगे. ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस लिंक होता है कि आपको जितना इन्वेस्ट करना है उतना ही फाइनेंस करना पड़ेगा. तो उसके अकॉर्डिंग डालमिया देयरफॉर बिगेन विद द प्रिपरेशन ऑफ, तो उसने स्टार्टिंग किससे की, पहले एक सेल्स फॉरकास्ट बनाया अगले 4 सालों के लिए कि नेक्स्ट 4 ईयर्स में हमारी जो प्रोडक्ट की गारमेंट्स की सेल है वो कितनी होगी. ही ऑल्सो कलेक्टेड द रेलिवेंट डाटा अबाउट द प्रॉफिट एस्टिमेट्स इन द कमिंग ईयर्स, कि आने वाले फ्यूचर में हमारा प्रॉफिट कितना हो सकता है, उससे रिलेटेड भी उसने एक्सपेक्टेशंस लगाई और डाटा कलेक्ट किया कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट से कंपैरिजन किया, उसके बेसिस पे एस्टिमेट किए, फ्यूचर की जो इन्वायरमेंट है उसके बेसिस पे उसने किया. By doing so, he wanted to be sure about the availability of funds from the internal sources. कि प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इंटरनल सोर्सेज से ही होते हैं कि कंपनी के पास फाइनेंस करने के क्या तरीके हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. एक्सटर्नल में आप क्या करते हो, बाहर के लोगों से पैसा लेते हो, और इंटरनल में अपने प्रॉफिट से ही इन्वेस्टमेंट करते हो. तो इससे उसको क्या हो जाएगा कि इंटरनल सोर्सेज से मेरे पास कितने फंड्स अवेलेबल होंगे वो श्योर हो जाएगा उस बात के बारे में कि मान लो मुझे टोटल 6 लाख चाहिए लेकिन 4 लाख रुपीज़ मुझे मेरे कंपनी से मिल जाएंगे, तो मुझे एक्सटर्नल कितना फाइनेंस करना पड़ेगा उसके लिए उसको पता है कि मुझे 2 लाख करना है और उसके वो अल्टरनेटिव्स ढूंढ लेगा. आपको बताना है कि कौन सा फाइनेंशियल कंसेप्ट यहाँ यूज़ हुआ है, मतलब किस फाइनेंस के किस पॉइंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बात हुई है वो किसके बारे में हुई है, फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, कि वो सब कुछ क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है कि कितना मुझे रिक्वायरमेंट होगा, किस टाइम पे होगा, फिर मेरे प्रॉफिट्स कितने होंगे, उसके बाद मुझे इंटरनल सोर्सेज से कितना मिल जाएगा, मुझे कौन से एक्सटर्नल सोर्सेज पे डिपेंड रहना पड़ेगा, कितना मुझे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से लेना पड़ेगा. तो ये सब बातें उसने यहाँ पे किया. तो वो हमारे कौन से कंसेप्ट में आती है, फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टडी करते हैं. उसके बाद क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि फाइनेंशियल प्लानिंग करने के इसको क्या बेनिफिट्स हुए, क्या ऑब्जेक्टिव्स हुए हैं यहाँ पर, वो आपको बताने हैं. तो फाइनेंशियल प्लानिंग से इसको सबसे पहला बेनिफिट क्या हुआ कि टाइमली अवेलेबल है फंड. किसने टाइम के साथ स्टडी किया ना, कि यहाँ पे ये देखो हमें क्या बोल रहा था कि उसने फंड्स की टाइमिंग के ऊपर भी फोकस किया कि उनकी कब कब रिक्वायरमेंट और किस टाइमिंग में कितनी अमाउंट्स में रिक्वायरमेंट है. तो इससे क्या हुआ कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स क्या, कि टाइम पे आपके पास फाइनेंस अवेलेबल है वो अचीव हो जाएगा. उसके साथ साथ क्या कि फर्म्स ज़्यादा रिसोर्सेज अननेसेसरली बोरो ना करें, क्योंकि इसने क्या देखा कि इंटरनल सोर्सेज से मुझे कितने पैसे मिल सकते हैं. तो उससे इसको क्या बेनिफिट हुआ कि ये बाहर से कुछ भी अननेसेसरी मनी बोरो नहीं करेगा, क्योंकि अगर अननेसेसरी मनी आप बोरो करते हो तो उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह डेट के ऊपर, या अगर शेयर्स वगैरह किए तो उसके ऊपर डिविडेंड वगैरह, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना क्या हो जाएगा, आपके लिए बर्डन हो जाएगा. उसके साथ साथ स्टूडेंट्स टाइमिंग भी है, अननेसेसरी कैश भी ना हो, और उसके साथ मतलब प्लानिंग भी एक बहुत वे में उसने की है कि अगर हम अपनी मशीनरी वगैरह को अपग्रेड करते हैं कितनी इन्वेस्टमेंट मुझे यहाँ पे यूज़ होगी, वो मुझे कहाँ से फाइनेंस होगी. और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स उसने क्या सेल्स वगैरह का भी फोरकास्ट किया है. तो ये सब कुछ क्या करेगी, उसकी हेल्प करेगी कि वो कोई भी वेस्ट एक्सपेंडिचर नहीं करेगा, मनी का एफिशिएंट यूज़ करेगा, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेगा, तो रिटर्न्स भी उसको बेटर वे में मिलेगी. Okay students, this was all about this case study. What is given in next case study, let us discuss about it. Here it is saying that
रामनाथ लिमिटेड इज़ डीलिंग इन इम्पोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड्स आइटम्स इन बल्क। कि रामनाथ लिमिटेड है वो किस में डील करता है? ऑर्गेनिक फूड आइटम्स में इम्पोर्ट करता है उनका। द कंपनी सेल्स द आइटम्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज़ इन अट्रैक्टिव पैकेजेस। कंपनी क्या करती है, उनको फिर वो बल्क में मतलब बहुत सारा माल एक साथ मंगवाता है, लेकिन उनकी छोटी छोटी पैकिंग्स बना के, और पैकिंग कैसी है, अट्रैक्टिव बना के सेल करते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी हैज़ बिन अप टू द एक्सपेक्टेशंस इन द पास्ट में कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। जो भी वो एक्सपेक्टेशंस थी कि इतनी रिटर्न हो या सब कुछ, वो सब कुछ कंपनी ने अचीव किया। कीपिंग विद द लेटेस्ट पैकेजिंग टेक्नोलॉजी द कंपनी डिसाइडेड टू अपग्रेड इट्स मशीनरी। कि कंपनी ने क्या किया कि इसकी मशीनरी वगैरह अपग्रेड हो, मतलब कि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट जो हो रही है। फॉर दिस द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर विक्रांत धूल एस्टिमेटेड द अमाउंट ऑफ फंड्स रिक्वायर्ड एंड टाइमिंग्स। सेम जो ऊपर वाली केस स्टडी में हुआ, ये भी वही करें। दिस विल हेल्प द कंपनी इन लिंकिंग विद द इन्वेस्टमेंट एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। ओके स्टूडेंट्स, फिर क्या बोल रहे हैं? देयरफॉर मिस्टर विक्रांत धूल बिगिन विद द प्रिपरेशन ऑफ सेल्स फोरकास्ट बनाया उन्होंने नेक्स्ट 4 ईयर्स का, कि नेक्स्ट 4 ईयर्स में हमारी कितनी सेल्स होंगी। रेलिवेंट डाटा कलेक्ट किया प्रॉफिट के एस्टिमेट्स वगैरह में, और उसके साथ साथ क्या किया उन्होंने, ये किया कि अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कहाँ से हो जाए, इंटरनल सोर्सेज से हो जाए, और रिमेनिंग वो कहाँ से ले लेंगे, अल्टरनेटिव सोर्सेज से ले लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे क्या बताना है कि यहाँ पे कौन सा फाइनेंशियल कंसेप्ट यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे भी हमारे पास कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ है स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल प्लानिंग। और उसके साथ साथ फाइनेंशियल कंसेप्ट मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग जो यूज़ हुआ है उसकी इंपॉर्टेंस भी बतानी है। तो इंपॉर्टेंस क्या है कि इवेंचुअलिटीज़, मतलब कि आपके बिजनेस में कभी भी कोई भी इवेंचुअलिटी से मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे एक अचानक से कोई भी समस्या आ जाती है तो उसको मीट करने में कि आपने पहले से प्लानिंग की हुई है, मुझे कितना कैश कब चाहिए होगा, कहाँ से मुझे मिलेगा। तो अचानक से कोई नया भी कोई प्रोजेक्ट आ जाता है तो आप उसके लिए भी क्या कर सकते हो, उस इवेंचुअलिटी को बहुत अच्छे से फेस कर सकते हो कि आपने पहले ही अपना प्रिकॉशन सभी लिए हुए हैं। उसके साथ साथ क्या है स्टूडेंट्स कि बिजनेस के शॉक्स एंड सरप्राइजेस अवॉइड करने में हेल्प करता है। कि आपने देखो जैसे क्या कह रहा है कि अगर आप प्रॉपर प्रोविज़न लेके चलते हो कि फंड्स किस टाइम पे हमारे पास ज़्यादा होंगे, किस टाइम पे हमारे पास कम होंगे, तो आप उनसे रिलेटेड प्लानिंग भी अच्छे से कर लेते हो कि हाँ इस दिन मतलब ये होगा, पैसे मेरे पास नहीं होंगे तो इसके लिए मुझे लोन लेना ही है। और अचानक से एक आपको ये हो जाए कि आज पैसे ही नहीं, आपने ध्यान दिया ही नहीं था पहले, तो वहाँ पे आपके लिए वो क्या हो सकती है, बहुत लॉसफुल सिचुएशन हो सकती है। तो ये आपको हेल्प करती है किसमें, बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज को अवॉइड करने में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।